हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 7th हिस्ट्री जो सुगम इतिहास है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है कब, कहां और कैसे। तो हम लोग इस चैप्टर के अति लघुतरीय प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं जो क्लास 7 से रिलेटेड है। तो आप लोग बने रहिए, इसका लघु और दीर्घ उत्तरीय भी अपलोड जल्द किया जाएगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, अगर चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 7 से लेकर के क्लास 10 तक के जो भी आपका भारती भवन बुक का है वो सभी का क्वेश्चन आंसर हमने चैनल पर करा रखा है, जो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से उन्हें देख सकते हैं और अपने प्रश्नों का उत्तर कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसका उत्तर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है जो अति लघुतरीय का है, जिसमें कहा है कि मध्यकाल को कितने भागों में बांटा गया है, उनकी अवधि को भी लिखना है, यानी उनके समय को भी लिखना है। तो उत्तर में हमने लिखा है कि मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया है। एक जो काल आपका रहा है उसको पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है और सेकंड जो है वो उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसकी अवधि की बात करें तो प्रथम जो मध्यकाल है या पूर्व जो मध्यकाल है, इसकी जो अवधि है वो 8वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक है या सदी तक है। आपको यहाँ पे एक चीज समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर शताब्दी या सदी क्या होता है। तो आपको बता दें शताब्दी या जो सदी है वो 100 वर्षों का जो अवधि होता है, 100 वर्षों का जो टाइम होता है, समय होता है, उसी को शताब्दी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा है कि 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक का जो समय रहा है उसको पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है, जबकि 13वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी का जो समय रहा है उसे उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। और आप लोग इन चीजों को अच्छे से समझ पाए होंगे कि मध्यकाल में हुआ क्या था, पूर्व मध्यकाल में क्या हुआ था और उत्तर मध्यकाल में क्या हुआ था। तो ये सारी चीजों को आपने समझ रखा होगा। अगर आप लोग नहीं समझे तो हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियो में, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कहता है कि दक्षिण अफगानिस्तान को किस नाम से जाना जाता था। तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे अफगानिस्तान को 2 तरीकों से बांटा गया था, या कह सकते हैं कि 2 भागों में बांटा गया था। जो उत्तर का था, एक चीज और हम आपको बता दें, जो उत्तर का अफगानिस्तान था उसे काबुल कहा जाता था या उसे काबुलिस्तान कहा जाता था। आप लोग ध्यान रखना, काबुलिस्तान कहा जाता था या काबुल कहा जाता था। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि दक्षिण अफगानिस्तान को किस नाम से जाना जाता था, तो इसका जो नाम था उसे जाबुल कहा जाता था या जाबुलिस्तान कहा जाता था। ध्यान रखना, या उसे जाबुल कहा जाता था या उसे जाबुलिस्तान कहा जाता था। ये दक्षिण अफगानिस्तान का है, लेकिन अगर उत्तर की बात करें तो इसे उत्तर वाले को काबुल कहा जाता था। तो ध्यान रखना आप लोग। आगे के क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मध्यकाल में क्षेत्रों के मध्य दूरी का कैसे पता लगाया जाता था। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और क्वेश्चन समझने लायक है। जैसे कहने का मतलब है कि ए और बी 2 क्षेत्र है, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस या दूरी कैसे पता चलेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, और वो भी कौन से काल में, तो मध्यकाल में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा स्तंभों से। स्तंभ का मतलब यहाँ पे खंभा से है, स्तंभ का मतलब यहाँ पे खंभा से है, पोल से है, ठीक है, पोल से है या किसी अन्य लकड़ी के चीज से है। तो यहाँ पे स्तंभों से बात करी गई है, या यहाँ पे पिलर भी आप कह सकते हैं, जो सीमेंट का होता है, जो पत्थर का होता है, वो भी यहाँ पे स्तंभ का मतलब हो सकता है। ठीक है, तो मध्यकाल में 2 क्षेत्रों के बीच का जो दूरी नापा जाता था या पता लगाया जाता था वो स्तंभों के माध्यम से ही लगाया जाता था। और आज भी हम लोग ईंट का इस्तेमाल करते, 2 खेतों के बीच में गाड़ देते हैं और यहाँ से बताते हैं कि इधर का जो पोर्शन है वो मेरा है और इधर का जो पोर्शन है वो तुम्हारा है। तो इस तरीके से मध्यकाल में भी इस्तेमाल किया जाता था ये पद्धति को। अब अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कहता है कि इब्न बतूता ने किन बंदरगाहों का उल्लेख किया था। तो आप सभी को बता दें कि इब्न बतूता जो था वह एक क्या था, यात्री था,
जो यहाँ पे घूमने के लिए आया था, यात्रा करने के लिए आया था, और उसने अपने यात्रा वृत्तांत में बहुत सारे चीजों को लिखा है, जिनमें से आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनमें बंदरगाह को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे होगा कि इब्न बतूता ने कावलम बंदरगाह, जिसे आज के समय में ट्रावनकोर कहते हैं, और किम्बय, जिसको खंभात के नाम से जाना जाता है, तो इन बंदरगाहों का उल्लेख किया था। इसने और भी चीजों का उल्लेख किया था, जैसे कि इन्हें देवगिरी के बाद दौलताबाद का इन्होंने नाम बताया था, जिसे दुब्बेगिरी के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा इन्होंने मालाबार तट का भी खोज किया, गोवा का भी इन्होंने जिक्र किया है, मदुरै का भी इन्होंने जिक्र किया है। तो इन सारे चीजों को इन्होंने बताया है अपने यात्रा वृत्तांत में। आज का अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, जिसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि मध्यकाल में विदेशी किसे कहा जाता था। तो देखिए, आज के टाइम में हम लोग विदेशी किसे कहते हैं, तो अंग्रेज को कहते हैं, या अपने कंट्री के बाहर रहने वाले जो भी लोग होते हैं या जो भी अन्य देश के होते हैं, उन्हें हम लोग विदेशी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मध्यकाल में विदेशी का मतलब क्या होता था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इस प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा कि जब कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र को छोड़ देता है और वो दूसरे क्षेत्र में चला जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप पटना के रहने वाले हैं, अगर आप गया चल जाते हैं, तो गया जाकर के आप क्या हो जाएंगे, तो विदेशी हो जाएंगे। तो ये चीज मध्यकाल में होता था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, आज के आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि राजपूतों के साथ किन समूहों का उदय हुआ था। तो देखिए, राजपूत का उदय कब हुआ था, तो आप सभी को पता होगा कि 8वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था, बीच में हुआ था। इनका जो उदय हुआ था वो बीच में हुआ था। अगर इनकी बात करें तो ये राजपूत का मतलब होता था राजा का पुत्र होता था, राजा का पुत्र होता था। ठीक है, और इसके साथ साथ ये राजपुत्र होते थे। ये क्या होते थे, राजपुत्र होते थे। और इनके साथ साथ इन्हें क्षत्रिय भी कहा जाता था। किनको, तो इन राजपूतों को। तो इनका प्रमुख, इनका जो उदय हुआ इन समूहों का, वो कैसे हुआ, जो इनके साथ हुए थे। तो इनके साथ में सिख संप्रदाय के हुए थे, या सिख समूह हुए थे, मराठा हुए थे, जाट हुए थे, अहोम हुए थे, तथा कायस्थ हुए थे। कौन से हुए थे, कायस्थ। कायस्थ का मतलब होता है जो लिपि का काम करता है, जो लिपि कहने का मतलब लिखने का, ठीक है, वो कार्य करता है, उसे हम लोग लिपि के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से आपको इस चैप्टर के सारे जो क्वेश्चन थे उन सबका आंसर हमने करा दिया। आप लोगों को कैसा वीडियो लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।